हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी ईवीएस की क्लास। ये क्लास आपकी बहुत स्पेशल है बिकॉज ये क्लास आपकी सीटेट प्लस केवीएस में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपको योगदान देने वाली है। यानी कि ये जो क्लास होने वाली है आज की ईवीएस की, इसमें ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपकी सीटेट प्लस केवीएस पीआरटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड मैंने आपकी सभी सब्जेक्टों की पेडागोजी की क्लास करा दी है। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी है तो सारी क्लासेस को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम डेली करते हैं कि क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, अपने समझते हैं क्वेश्चन को, फिर उसके आंसर तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हरी खाद से तात्पर्य है, यानी कि जो हरी खाद होती है उससे क्या मतलब होता है, उसका क्या अर्थ होता है, उससे क्या काम होता है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है, फसलों में कृमिनाशक डालना, यानी कि जो फसलों को क्या होता है, कीटनाशकों से बचाने के लिए जो नाशक वगैरह डाली जाती हैं वो डालना होता है। हरी घास से, हरी घास जो होती है। बी है, लेग्यूमिनस पौधे की हरी फसल उगाना, यानी कि जो लेग्यूमिनस का पौधा होता है आपका, उससे हरी फसल उग पाए इसलिए हम उसमें हरी खाद डालते हैं। सी है, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलना, यानी कि जो मिट्टी में आपके अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो लवण होते हैं, उसको मिलाने के लिए इसमें हरी खाद डाली जाती है, इसका उपयोग होता है इसलिए। टी है, फसलों में ताजा बने पेस्टिसाइड डालना, यानी कि फसल जो हमारी उगाई जा रही है उसको ताजा बनाने के लिए, उसको सही बनाने के लिए पेस्टिसाइड डालना जो है हरी खाद कहा जाता है। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखो, थोड़े क्वेश्चन आपके बहुत थोड़े हाई लेवल के हटकर हैं इसमें क्वेश्चन, बिकॉज मैंने केवीएस के पर्पज से ये क्लास आपकी आज डेकोरेट यानी कि बनाई है। तो आप ध्यान रखिए, जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ पीआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इवन ये क्वेश्चंस आपके और भी एग्जामों में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी। बी यानी कि लेग्यूमिनस पौधे की हरी फसल उगाना के लिए ही हरी खाद को डाला जाता है, और हरी खाद का मतलब ही वो होता है लेग्यूमिनस पौधे में हरी फसल को उगाना। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। बाकी क्लासेस आपने नहीं देखी हो तो सारी क्लासेस को आप जाकर देख सकते हैं। अब से आपके डेली दो क्लासेस होंगे जिसमें आपको पीआरटी प्लस सीटेट दोनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, लावड़ी, गफा, सॉरी यह गद्दा होगा। ठीक है, दहीकला, बोहदा आदि किस राज्य के लोक नृत्य हैं। देखो, अगर आप अलग अलग स्टेट से हो, कोई ना कोई किसी ने स्टेट के नृत्यों के बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो आप इसके आंसर तक आराम से पढ़ सकते हैं। अगर इन चारों पांचों नृत्य में से अगर आपको एक भी नृत्य का नाम अच्छे से याद है तब भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। ये सारे नृत्य के नाम मैंने आपको बता दिए, पूछा ही किस राज्य के हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन, पंजाब, ठीक है, महाराष्ट्र, सी आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका तमिलनाडु। तो बताइए आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, पंजाब में तो आपके क्या होता है, भांगड़ा होता है। ठीक है, और आपका आंध्र प्रदेश में आपकी काचीपुड़ी होता है, जिसको पता हो इसमें भांगड़ा होता है। तमिलनाडु में आपका एक नृत्य होता है, मुखोटा डांस कहा जाता है उसको, वो होता है। तीनों के तो मैंने आपको बता दिया। एक ही है जिसे बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है, कोई जान सकता है तो महाराष्ट्र के बारे में, जहां पर लावड़ी किया जाता है ना। लावड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है, हमेशा से ही महाराष्ट्र में किया जाता है। देखो, अपने आंसर से पहुंचने का मैं एक आपको ट्रिक भी बता देती हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये सारे फैक्ट हैं। इनमें आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है आपके। ये पेडागोजी से हटकर है क्वेश्चन, इसलिए क्या है देखो, इसमें लिखा है गफा, दही कला, बोहदा आदि नृत्य। मान लो आपने इनके नाम नहीं पढ़े कभी, लेकिन लावड़ी का नृत्य सबने पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जो हमारे अधिकतर चीजें होती हैं, सीरियल होते हैं, कुछ भी देखते होंगे आप लोग, तो आपने लावड़ी के नाम के जो नृत्य होता है उसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, और वो कहाँ होता है आपका, महाराष्ट्र में हो जाता है। तो बाकी के नाम याद ना होकर के एक नाम से भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होती है आपकी, मुंबई होती है। महाराष्ट्र की कैपिटल आपकी मुंबई है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या पहुंच जाएगा आपका, बी पहुंच जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वैसे डेली की क्लास आपकी 6:10 पे शुरू हो जाती है। देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन जितने भी यहाँ रखे गए हैं ये पीआरटी में पहले भी पूछ चुके हैं, रीट एग्जाम में भी आपके पूछे गए, केवीएस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए जो आज की इस क्लास में मैंने रखे हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख लेते हैं थर्ड। निम्न में से निम्न में से कौन सी बिना सींग वाली बकरी है? यानी कि जहां यहाँ पर जो आपके सामने चार क्वेश्चन रखे गए हैं उनमें से एक कोई ऐसी बकरी का नाम यानी कि ऐसी वंशज का नाम दिया गया है जिसके सिर पर सींग नहीं होते हैं, ऐसी बकरी के बारे में आपसे पूछा गया है। देख लेते हैं ऑप्शन में। ए है आपका मारवाड़ी वंश, ये आपकी मारवाड़ी है, ठीक है, मारवाड़ी वंश, शेखवटी वंश, बाबरी वंश और जमुनापारी वंश। कहा जाता है जमुनापारी वंश की जो बकरियां होती हैं उनकी खाल बहुत अच्छी होती है और ये दूध भी अच्छा देती हैं, सुना है, ठीक है, ये वाली जो होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि जिस इसमें से कौन सी ऐसी वंश की बकरी है जिसके सिर पर यानी कि सींग नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है आपका बी। शेखवटी वंश की जो बकरी होती है उनके सिर पर सींग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मारवाड़ी वंश की जो बकरियां होती हैं बहुत अच्छी नस्ल की होती हैं और ये राजस्थान में ही पाई जाती हैं। बहुत अच्छी और बहुत ही पुराने वंशज की इस मारवाड़ी वंश की बकरी को कहा जाता है। ठीक है, और मांस वाली बकरी के नाम से भी मारवाड़ी वंश को जाना जाता है। और आपकी जो बाबरी और जमुनापारी हैं ये भी आपके राजस्थान के एरिया में ही पाई जाती है और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध बकरियां हैं। लेकिन शेखवटी वंश की जो बकरी होती है उसके सिर पर सींग नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड का राइट आंसर आप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन आपका फैक्चुअल है तो आपको अच्छे से इसे देख लेना है। देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में फिर बढ़ते हैं। यह है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव प्रवाहित होती है। जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोसिस्टम जो होता है आपका, उसमें जो एनर्जी होती है वो सदैव कैसे प्रवाहित होती है? अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन में। आप लोगों ने ईवीएस जब पढ़ी होगी तो ये मैं बताऊं आपको, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये आपका फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में ना। फूड चैन वाला जो आपका वो बनता है, ऐसे करके डायग्राम बनता है आपका, ऐसे करके ये होता है पारिस्थितिक तंत्र का। इसमें लेयर दी होती है ना, पार्टीशन दी जाती है इसमें। तो आपको बताना है ये किसकी और प्रभावित होता है, किस तरफ से। तो इसमें लिखा है निम्न स्तर से अति उच्च स्तर से, यानी कि ये जो नीचे वाला स्तर है यहाँ से शुरू होकर ऊपर जाता है, इनका कहने का मतलब है इस ऑप्शन में। बी में कहा है कि उच्च स्तर से अति उच्च स्तर तक, यानी कि उच्च स्तर से भी उच्च स्तर तक पहुंच जाए, यानी यहाँ से और आगे पहुंच जाता है। ये होता है पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का जो प्रभाव होती है। फिर है सी समान स्तर पे, यानी कि कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता है, समान स्तर पर होता है। डी है आपका उच्च स्तर से निम्न स्तर तक, यानी कि जो आपका ये उच्च स्तर है इससे नीचे की ओर आता है। ये फूड चैन वाला है आपका, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसने ईवीएस अच्छी तरीके से पढ़ रखी होगी, अपनी 12th में भी, इवन 10th में भी पढ़ रखी होगी, तब भी ये क्वेश्चन आपका बहुत पुराना है। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? देखो इसका राइट आंसर है आपका डी, उच्च स्तर से निम्न स्तर तक। जब इकोसिस्टम का फूड चेन वाला चार्ट पेपर बनता है तो क्या होता है, उच्च स्तर से हमेशा निचले स्तर पर ही आया जाता है, ना कि निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक जाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, फोर्थ का। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये आपकी मतलब पेडागोजी के क्वेश्चन, इसमें कुछ ही आपको देखने के मिलेंगे। ये आपके सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप एक लाइन में दे सकते हो, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है तो आपको इस पर ध्यान देना है। देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं जिनमें खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम कैसे होता है, यानी कि जो फूड चैन का श्रेणी होती है वो कैसी होती है, ये आपसे पूछा गया है। जो फूड चैन होती है, जिस आप लोगों ने फूड चैन बहुत बार पढ़ रखा होगा, ये फोर्थ स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाती है, फोर्थ से नहीं, इवन थर्ड क्लास की किताब में भी आप इसे देख सकते हो फूड चैन को। और आप लोगों को कोई अलग से पढ़ने की इसमें जरूरत भी नहीं होती, बहुत इजी होता है अगर आपको पढ़ा हो ढंग से तो। देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन में घास, फिर आपका आ जाता है भेड़िया, हिरण और फिर आ जाती है आपकी भैंस। ये होता है क्रम। फिर है बी आपका, पहले घास आती है, फिर टिड्डा आता है,
फिर मेढक आता है, फिर सर्प आता है। तो बताइए, बी होगा इसका राइट आंसर। सी है आपका, पहले जीवाणु आते हैं, फिर घास आती है, फिर खरगोश आता है, फिर आपका भेड़िया आता है। तो क्या होगा? डी में पहले घास होती है, फिर कीट होती है, फिर हिरण होते हैं, फिर सर्प होते हैं। देखो, ये तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग था। मैं आपको बता दूं, जो आपकी फूड चेन होती है, आपका सबसे पहले आता है एक उत्पादक, फिर आते हैं आपके उपभोक्ता। उत्पादक आपकी सबसे पहले होती है घास, है ना। सबसे पहले क्या आती है आपकी? घास आ जाती है उत्पादक के रूप में। अब ये मुझे बताइए, घास को कौन खाता है? घास को वही खाते होंगे जो शाकाहारी होंगे। देखो, इसमें लिखा है सबसे पहले घास को भेड़िया खाता है। कभी आपने देखा है भेड़िए को घास खाते हो? वो नहीं खाता। तो ये तो वैसे ही कट गया, है ना। फिर आता है आपको, घास को कौन खा सकता है? सेकंड में लिखा है घास को टिड्डा खा सकता है। हाँ, टिड्डा खा सकता है, ये बात ठीक है। यहाँ जीवाणु है। देखो, जीवाणु तो बात ही नहीं आती है। क्या जीवाणु को घास खाती है क्या? कि फिर घास का खरगोश खाता है, फिर खरगोश को भेड़िया? जीवाणु इसका पार्ट नहीं है। आपके सबसे पहले आपका उत्पादक आता है, जिसे हमें उत्पादन यानी कि भोजन प्राप्त होता है। सबसे पहले आपकी आती है घास। क्या आती है आपकी? घास आती है। ये मैं फूड चैन का ही बारे में बता रही हूँ आपको अच्छे से। देखो, ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें, सिर्फ मेन मेन चीजें पढ़नी है अपनी। ज्यादा दिमाग मत डालना अपने जोर पर, दिमाग पर जोर नहीं डालना है, ठीक है, सॉरी। फिर क्या है? फिर सबसे पहले आपकी घास आ जाती है। घास को कौन खाता है? कीट खाते हैं क्या? कीड़े मकोड़े खाते हैं क्या घास को? देखो, वो बैठते जरूर लेकिन खाते नहीं है। फिर कीड़ मकोड़ों को हिरन खा लेता है। देखो, कीड़ों को कभी हिरन खा ही नहीं सकता, वो बहुत साइज में छोटे होते हैं। और हिरन को सांप कब से खाने लगा, ये बताइए। तो ये भी गलत हो गया। तीनों ऑप्शन जो गलत थे मैंने आपके हटा दिए। राइट आंसर आपका बी है। आपको कैसे, ये हम जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले आती है घास। घास को खा लेता है आपका टिड्डा, यानी कि ग्रास ऊपर जो होता है आपका। और ग्रास ऊपर का, सॉरी, टिड्डे को कौन खा लेता है? आपका मेढक खा लेता है। और मेढक को आपका सर्प खा लेता है। तो ये तो हो गया आपका उत्पादक, ये हो गया आपके प्रथम उपभोक्ता, ये होगा द्वितीय उपभोक्ता, और ये होगा तृतीय उपभोक्ता। सर्प आपका तृतीय उपभोक्ता आता है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन तो आपसे फूड चेन का पूछा गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऑप्शन दे करके, प्रथम उपभोक्ता कौन होते हैं। तब वहां पर आपका क्या हो सकता है? टिड्डा भी हो सकता है, खरगोश भी हो सकता है। तो आपको ध्यान से टिक लगाना है। और जो आपका आए ना कि तृतीय उपभोक्ता कौन से होते हैं, तो आपका हमेशा सर्प ही होता है। सर्प ही। और प्रथम उपभोक्ता आपका टिड्डा हो जाएगा, और उत्पादक आपके हमेशा घास ही रहती है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखो, बहुत अच्छे लेवल के मैंने इस पे क्वेश्चंस रखे हैं, ताकि आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो सके और आपको हेल्प मिल सके। इसमें लिखा है, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। क्या है? सोनार। सोनार एक शब्द दिया है यहाँ पर, आपको बताना है कि ये क्या होता है और किस उपयोग में लाया जाता है। देखो, सबसे पहले तो हमें इसका अर्थ निकालना चाहिए कि सोनार होता क्या है, तभी तो हमें पता चलेगा कि किस उपयोग में लाया जाता है। पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर मैं से आपके इसको डिटेल में बताऊंगी। फर्स्ट है आपका, डॉक्टरों के द्वारा लाया जाता है उपयोग में। बी है, अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉइट्स होते हैं आपके, जाते हैं, उनके लिए लाया जाता है उपयोग में। सी है आपका, नौ संचालकों द्वारा, यानी कि जो नावक नौ सॉरी नाव चलाते हैं, बोट चलाते हैं, उनके द्वारा उपयोग में लाया जाता है। डी है आपका, मनोचिकित्सक यानी कि साइकोलॉजी जो होते हैं आपके, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनके द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, इसका राइट आंसर है आपका सी, नौ संचालकों के द्वारा इसको उपयोग में लाया जाता है। अब कैसे लाया जाता है मैं आपको बता देती हूँ। जो आपकी बोट होती है, नाव होती है, पनडुब्बी होती है, उनकी झीलों की, महासागरों की गहराइयों को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सोनार का। किसकी? पनडुब्बी जो होती हैं आपकी, झीलों होती हैं, उसमें जो नावें होती हैं, उससे झीलों के जब नाव को खड़ा करा जाता है, तो उसकी गहराई को नापने के लिए नौ संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका? आप एक लाइन में इसका आंसर याद कर लो कि झीलों, पनडुब्बी या पनडुब्बियों के द्वारा झीलों या नदियों की गहराइयों को नापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। और उपयोग कौन करते हैं इसका? नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन क्लासेस बना सकूं। आप आपका सपोर्ट मुझे इतना सही चाहिए कि आपको क्लास को सिर्फ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मेरी मेहनत रहेगी कि मैं आपके लिए कितना कुछ करना चाहती हूँ। कहने का मतलब यह है
जिस जिस पे टॉपिक पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं पीआरटी में या सीटेट में, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो लाती रहूंगी। आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, और मैं आपको मोटिवेट करने के लिए और आपकी मेहनत में साथ देने के लिए ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस लाती रहूंगी। देख लेते हैं अब सेवेंथ में हमसे क्या पूछा गया है। सेवेंथ है, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्न में से कौन सा क्रम सही है। यानी कि जो परितंत्र होता है आपका इकोसिस्टम वाले जो परितंत्र है, हाँ सिस्टम वाला, उसकी घटती उत्पादकता यानी कि घटती बता पूछा, देखो ध्यान से पढ़ना, बढ़ती नहीं पूछा है, घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्न में से कौन सा क्रम सही है। देखो परितंत्र क्या होता है हमारा, जो हमें चारों ओर से घेरे हुआ है, जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है, जिसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों आते हैं, वही तो परितंत्र कहलाता है आपका। जिसमें आपके जैविक और अजैविक घटक आते हैं, उन्हें आपका परितंत्र कहा जाता है, और उनका भी घटती उत्पादकता का क्रम इसमें पूछा है, बढ़ती का नहीं पूछा है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट में लिखा है आपका महासागर, मैग्रोव, झील या घास स्थल। यानी कि पहले महासागर आते हैं, उल्टा पूछा है, घटता हुआ, बढ़ता हुआ नहीं, घटता हुआ। पहले महासागर आ जाएंगे, फिर मैग्रोव वन आ जाएंगे, फिर झील आ जाएगी, फिर घास स्थल आ जाएगा। कि ये होना चाहिए, आप बताइए इसका राइट आंसर। देखो महासागर तो सबसे बड़ा ही होता है वैसे तो, अगर घटता क्रम भी पूछा जा रहा है तो महासागर के बाद में मैग्रोव वन कैसे आ जाएंगे, झील भी तो आ रही है। जब महासागर आ जाएगा उसके बाद में झील आनी चाहिए थी, है ना। उससे महासागर बड़ा हो गया, उससे छोटी झील हो गई, है ना। उससे छोटा मैग्रोव वन हो सकता है, या फिर घास का स्थल हो सकता है। मैग्रोव वन पहले नहीं आएंगे, वन पहले थोड़ी ना आ जाएंगे, पहले पानी से ही तो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हो रही है, इस परितंत्र तो जो हमें चारों ओर से घेरे हुआ है वो सबसे पहले पानी से घिरे हुआ है। कहते हैं ना हमारी जो पृथ्वी है उस एक चौथाई पानी है, 71% हमारी पृथ्वी पे पानी है। तो सबसे पहला जो आएगा परितंत्र में वो महासागर, ये सागर ही आना चाहिए, है ना। फिर देख लेते हैं बी में लिखा मैग्रोव फिर महासागर, यानी कि पहले वन आ जाएंगे फिर महासागर आएगा, वनों से घिरा हुआ थोड़ी ना है, वनों से घिरा हुआ नहीं है हमारा परितंत्र, महासागरों से शुरुआत हो रही है इसकी। अगर घटता भी क्रम है तो सबसे पहले तो बड़ा ही आएगा ना, मैग्रोव वन नहीं आएंगे। फिर क्या है, इन्होंने कह दिया महासागर, फिर घास स्थल, फिर झील। झील कैसे लास्ट में पहुंच जाएगी, पहले घास स्थल आ जाएंगे फिर झील जाएगी क्या। देखो ये भी गलत है। सी है, देखो आपको पढ़ने चारों क्वेश्चन है, कभी एक गलती से भी, अगर एक भी आपने इधर उधर पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन कट हो जाएगा। तो हमें जब टाइम मिल रहा है पढ़ने का तो हम अभी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेते हैं, बाकी का बाद में हम देखेंगे जो हमारी गलती होनी होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं सी। सी में क्या है, सी है पहले मैग्रोव बनाएंगे, फिर घास का स्थल आएगा, फिर महासागर आएगा, फिर झील आएगा। चलो मान लो एक बार मैग्रोव बन आ भी गए, फिर घास का स्थल भी आ गया, लेकिन महासागर के बाद झील कैसे आ सकती है। पहले तो यही दोनों आने चाहिए थे, क्योंकि इनसे ही तो शुरुआत हो रही है। घटता क्रम में तो सबसे पहले तो बड़ा ही आएगा, तभी तो छोटे पे पहुंचेंगे हम। और ये तो दोनों छोटे रह गए, पहले महासागर और झील को आना चाहिए था। तो ये भी आपका कट गया। अब एक ही बचा है, इसको भी अच्छे से समझ लेना, वैसे भी यही राइट आंसर है आपका। कैसे, देखो सबसे पहले आएगा महासागर, फिर आएगी आपकी झील, फिर आएंगे आपके घास के स्तर, फिर आएंगे आपको मैग्रोवन। देखो जब ये पृथ्वी बनी थी तब सबसे पहले पानी ही पाया गया था, इंसान और मनुष्य बाद में आए गए थे। तो पहले महासागर बने, महासागरों से झील कटी, झील से आपके घास के स्थल बने, और उसी घास के स्थलों से आपके मैग्रोव वन बने हैं, जो सदाबहार के वन आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और घास के स्थलों से ही मैग्रोव वन बने थे, क्योंकि जब घास उगी थी, जब हरियाली आई थी, तभी पेड़ उगे थे। ऐसा नहीं था कि झीलों में पेड़ उगकर खड़े हो गए थे। सबसे पहले जो हरी घास आई थी, यानी कि हमारी जो धरती थी वो हरियाली फैली थी, तब उसमें वन आए थे। तो ये इसका घटता क्रम है। और आपसे अगर इसका बढ़ता हुआ क्रम पूछा जाए तो आप क्या करोगे ये बताओ। तो देखो बढ़ते हुए क्रम में आप क्या करोगे, जब बढ़ने की बात आएगी ना, तो जो मैक्रो वाली बात है ये बात में आएगी, घास स्थल इसमें पहले आ जाएगा। इस बात को पहले से ध्यान रखना, पहले घास स्थल आएंगे, फिर मैग्रोव वन आएगा, फिर आपकी झील आएगी, और फिर आपका महासागर आएगा। ये इसका बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, राइट आंसर। ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रही हूँ। तो सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास बहुत ही अलग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की है, तो बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना क्लास को। देख लेते हैं अब 8 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। अपरागामी तरंगों के लिए क्या सत्य है। जो आपकी एक तरंगे होती है ना, प्रागामी और अपरागामी, श्रव्य और श्रव्य,
ये तो सुना होगा ना। श्रव्य और अश्रव्य जो तरंगे होती हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। जो अपरागामी हैं तरंगों के लिए क्या सत्य है, यानी कि उसके लिए कौन सी विशेषता है इसमें बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लिखा है तरंग एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती है, यानी कि जो अपरंगी तरंगे होती हैं वो एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती रहती है। बी है तरंगों द्वारा माध्यम में से ऊर्जा का प्रभाव होता है, यानी कि जो तरंगे होती हैं इसमें माध्यम में से जो एनर्जी होती है उसका प्रभाव होता है। सी है ऊर्जा का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है, यानी जो अपरागामी तरंगे होती है उसका ऊर्जा का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है। और डी है आपका माध्यम के प्रति एक कण की कला लगातार बढ़ती रहती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसको पता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका राइट आंसर, वरना मैं आपको बताऊंगी वैसे भी, पढ़ना तो है ही। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। ऊर्जा का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता। जो अपरागमित तरंगे होती हैं वो ऊर्जा का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं करती है, जबकि परागमित तरंगे जो होती है वो इस टाइप से चलती हैं। ये बिल्कुल भी कोई भी सीधी तो चलती है लेकिन कोई भी दिशा में नहीं चलती है। इनकी कोई दिशा नहीं होती और ना ही ये किसी ऊर्जा का जो इनका प्रभाव होता है किसी दिशा में नहीं होता है अपरागमित तरंगों का। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखना चाहिए और क्लास को शेयर कर देना ताकि जिनको भी क्लास मिले तो वो अटेंड कर सके, उनकी भी हेल्प हो सके। 9 है अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% है, यानी कि जो मनुष्य जीवित हैं उनके अंदर लगभग 80% क्या पाया जाता है। जीवित पदार्थ जो होते हैं आपके, यानी कि जो जीवित प्राणी हैं चाहे वो मनुष्य है या जंतु है, उनमें 80% लगभग क्या पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोटीन, बी है आपका वसा, सी है आपका कार्बोहाइड्रेट्स और डी है आपका खनिज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो वसा तो आपका फैट होती है, क्या करती है आपकी जो चर्बी होती है उसे बढ़ाती है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देती है ना। खनिज तो देखो अलग चीज है आपके, ये आपकी अलग चीज हो जाती है। अब बचा आपका प्रोटीन। प्रोटीन ही आपका राइट आंसर है। कैसे, देखो प्रोटीन युक्त जितनी भी चीजें होती हैं वो मनुष्य के 80% का भाग बनती हैं और मनुष्य को ताकत प्रदान करती हैं। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बिल्कुल क्वेश्चन जितने भी आपके एनसीईआरटी बेस से ही उठाए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके इस क्लास में रखे हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कुछ रीट में पूछे गए हैं, कुछ पीआरटी में पूछे गए हैं। जितने भी आपके जैसे राजस्थान में भी जो एग्जाम होते हैं या मध्य प्रदेश में जो एग्जाम होते हैं उनसे मैंने एक क्वेश्चन को इसमें उठाया है ताकि आपकी अच्छी तरीके से हेल्प हो सके। अब देख लेते हैं 10 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। 10 क्वेश्चन में पूछा है जो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, यानी कि जो मिर्च स्पाइसी होती है वो किस कारण होती है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो आपको इसमें बताना है कि जो मिर्च होती है, जो मिर्च लाल हो या हरी हो, लाल हरी मिर्च ही लाल मिर्च बन जाती है, तो वो उसमें जो ये स्पाइसी पना होता है वो किसके कारण होता है। पढ़ लेते हैं पहले ऑप्शंस को। ऑप्शन में लिखा है लीकोपिन की उपस्थिति के कारण, फिर आपका कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण, सी है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण या एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ इसका राइट आंसर इसमें कौन सा है। देखो जो मिर्च जो होती है उसका स्पाइसी बना, यानी कि इतना तीक्ष्ण जो वो तेज होती है वो किसके कारण होती है, जो तीखी होती है वो किसके कारण होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी। बी यानी कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में इतनी ज्यादा तीक्ष्णता और तीखापन पाया जाता है। ठीक है, किसके कारण, कैप्सिसिन के कारण पाया जाता है। और फिर बात कर लेते हैं लीकोपेन। लीकोपेन क्या होता है आपका, सॉरी ये लीकोपेन नहीं है आपका लाइकोपेन है। थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया लिखने में, ये लाइकोपेन है। तो लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, आपका जो टमाटर होता है ना उसका रंग लाल होता है। जो आपका टमाटर पाया जाता है उसका रंग लाल होता है। टमाटर जो होता है उसका रंग आपका इसमें लाल पाया जाता है। ठीक है, लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण आपका टमाटर का जो रंग होता है वो लाल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सी ऑप्शन में दे रखा था कैरोटीन की उपस्थिति, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो कैरोटीन की उपस्थिति होती है इसके कारण आपका जो दूध होता है उसमें थोड़ा सा पीलापन पाया जाता है। किसके कारण पाया जाता है, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण
दूध का रंग जो होता है, गाय का दूध का, सॉरी, जो गाय के दूध का रंग होता है वो पीलापन होता है। आप नोटिस नोटिस करना, जो गाय का दूध होता है और जो भैंस का दूध होता है उसमें डिफरेंट होता है। गाय का दूध हमेशा पीला पाया जाता है। तो क्यों पाया जाता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के जो दूध होता है उसमें पीलापन पाया जाता है। इसके बारे में मैंने बता दिया। फोर्थ था आपका एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण जो गाजर होती है आपकी, उसका रंग लाल पाया जाता है। ठीक है। जो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण जो गाजर होती है उसका रंग आपको लाल पाया जाता है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध में पीलापन पाया जाता है। और लीकोपाइनिन की, सॉरी, लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण आपका टमाटर का रंग लाल पाया जाता है। और मिर्च जो तीखी होती है वो कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन से आपके 4 ऑप्शन तैयार हो गए हैं। ये क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन आपसे पूछा ये टीचिंग के एग्जाम में ही गया है तो वही पूछा जाएगा। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बढ़ते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। 11 में है डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सभी को पता भी होगा। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शन को। जो डाप्सन होती है इकाई, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि का वेग नापने के लिए, यानी कि जो ध्वनि होती है आपकी उसको नापने के लिए किया करते हैं। देखो, ध्वनि का वेग तो शायद आपका डेसिमल में नापा जाता है जहां तक मुझे पता है। बी है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। सी है आपका चुंबकीय त्वरण नापने के लिए, जो चुंबकीय त्वरण होती है आपकी उसे नापने के लिए। डी है आपका रक्तचाप नापने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आपका क्या हो जाएगा? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी। ओजोन की जो परत होती है उसकी मोटाई नापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि वेग नापते हैं हम, आपकी किस में नापते हैं? डेसिबल में नापा जाता है। चुंबकीय त्वरण आपके चुंबकीय त्वरण से ही नापा जाता है। और रक्तचाप जो होता है आपका स्फीनोमैनोमीटर से आपका रक्तचाप नापा जाता है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद नोटिस कर लेना। और आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आज क्लास थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि 20 क्वेश्चन आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। क्लास अगर पसंद आ रही होगी तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 12 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 12 में हमसे क्या पूछा गया है? 12 क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूरब पश्चिम गलियारा एवं उत्तर दक्षिण गलियारा किस जिले से मिलता है? ध्यान से सुनना। स्वर्णम चतुर्भुज योजना जो बनी गई है, इसके अंतर्गत पूरब और पश्चिम गलियारा एवं उत्तर और दक्षिण गलियारा किस जिले में मिलता है? ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको इसके बारे में बताना है। अगर जिसे पता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। बाकी हम ऑप्शन अपने एक एक करके पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल कर लेती हूँ, हमें पता चल जाएगा इसका राइट आंसर। पढ़ लेते हैं अपने एक एक करके ऑप्शंस को। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन में फर्स्ट है मथुरा, सोनभद्र, मिर्जापुर या झांसी। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो, नहीं पता तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। इसका राइट आंसर है आपका झांसी। झांसी में क्या है आपका? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूरब पश्चिम और जो गलियारा है वो झांसी जिले में मिलते हैं। किस किस जिले में मिलते हैं? ये झांसी जिले में आपको देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु, क्या है क्वेश्चन में कि स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? यानी कि जो बच्चे हैं, आप एक टीचर हो, स्कूल में पढ़ाते हो, तो आपको क्या करना? पर्यावरण के प्रति उन्हें जागरूक करना है कि अपने पर्यावरण को कैसे साफ रखना है, कैसे शुद्ध रखना है, उसके बारे में बच्चों को जागरूक करना है। उनकी जो मानसिक मेंटेलिटी है उसको बदलाव लाना है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सी ऐसी बेहतरीन रणनीति होगी जो उनको क्या है, उनके जीवन में बदलाव ला सकती है? अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन में कि किससे बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैल जाए। फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षा के माध्यम से। ये बताओ, परीक्षा के माध्यम से आज तक किसी ने पर्यावरण से प्यार किया है? वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये सब करेंगे। तो ऐसा तो करना
सही नहीं होगा, इससे थोड़ी ना हो जाएगा। एग्जाम कराने से अगर पर्यावरण शुद्ध हो जाता तो आज तो लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। क्या पर्यावरण शुद्ध हो पाया है? क्या वो कुछ सीख पाए? ऐसा नहीं है। बी है खेल प्रतियोगिता का आयोजन। खेल प्रतियोगिता के लिए फिजिकल एजुकेशन का पेपर नहीं है, ना फिजिकल के बारे में बच्चों को सिखाना है ताकि जिससे हम खेल प्रतियोगिता कराएं। ये बात भी गलत हो जाएगी। हमें तो पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है बच्चों को, उन्हें बताना है कि अपने पर्यावरण को कैसे साफ रखा जाए, लोगों में कैसे अवेयरनेस बनाया जाए ताकि वो क्या करें, पर्यावरण से प्यार करें और उसको साफ सफाई रखें। सी है पाठ्यक्रम में बदलाव एवं गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रिया। देखो इस ऑप्शन में ये कहा गया है कि पाठ्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव कर दें, जो अब तक हम पढ़ा रहे थे उसमें से थोड़ा बदलाव करें, बच्चों को जागरूक करने वाली बातें उसमें बताए जाएं। गैर शैक्षिक का मतलब ये है, देखो एक होती है आपकी शैक्षिक और एक होती है गैर शैक्षिक। गैर शैक्षिक एक ऐसी ऐसी संस्थाएं होती है, ऐसी ऐसी संस्थाएं आपको खोलनी चाहिए जिसमें हमारे प्रकृति को लेकर की बातों को अवेयरनेस कराया जाए लोगों को, या फिर जो लोग मोहल्ले में रहते हैं, आसपास रहते हैं, उनको इसे पर्यावरण के बारे में बताया जाए। जरूरी नहीं देखो स्कूल में ही बच्चा हर सारी चीजें सीख जाए, हम लोग अपने पर्यावरण से, अपने समाज से बहुत कुछ सीखते हैं। तो जब बच्चा समाज में रहेगा, उन लोगों से इंटरेक्ट करेगा, तभी तो वो उन लोगों को भी बता सकेगा और अपनी बात को समझा सकेगा, और उन लोगों को भी देख पाएगा कि वो लोग कैसे नियम का पालन करते हैं। और रचनात्मक क्रिया, रचनात्मक का मतलब है क्रिएटिविटी उसके अंदर होनी चाहिए ताकि वो अपने कामों से लोगों में बदलाव ला सके और अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सके। ऐसा करना चाहिए। ये डी है इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। थोड़ा सा हमें पाठ्यक्रम में बदलाव करना होगा, उसमें नई नई चीजों को ऐड करना होगा पर्यावरण के बारे में। ठीक है, गैर शैक्षिक संस्थाएं जो होती है उनमें भी अवेयरनेस बढ़ानी होगी, समाज में भी बच्चों को बताना होगा, और उसमें रचनात्मक क्रिया भी बढ़ानी होगी, जिससे क्या होगा, बच्चों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, इसे भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा 14 में, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये आपको देखना है। देखो ये रीट के एग्जाम में आपसे पूछा गया था, कुछ इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो देख लेते हैं इसमें से क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक शिक्षा पाई जाती है, यानी कि सबसे सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति वहां पर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जालौन, कोटा, जयपुर या बांसवाड़ा। देखो अधिकतर नाम आपने सुना ही होगा और स्टूडेंट ने तो सभी सुना होगा। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपका कोटा। यहाँ सबसे ज्यादा पढ़ाई की जाती है और जो साक्षर व्यक्ति मिलेंगे वो यहीं पर आपको मिलेंगे कोटा में। तो राजस्थान का कोटा क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा में आपके 76.6% लोग जो है वो साक्षरता हैं, और जो आपका जलोन वाला एरिया है वहाँ 54% लोगों में क्या है, साक्षरता है। जयपुर और यहाँ पर बांसवाड़ा में इससे थोड़ा कम है, लेकिन कोटा में आपके 76.6 क्या है, 76.6% इसमें लोग क्या है, साक्षरता से पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका इसका कोटा हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी नहीं पता हो ना, तो कोटा का नाम सुना हो तब भी इसका राइट आंसर आप करके आ सकते हो। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज क्वेश्चन हम 20 करने वाले हैं ताकि आपकी क्लास अच्छे से चल सके और आपको भी हेल्प मिल सके। 15 है, मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये सॉरी कब मनाया जाता है। एक मेवाड़ महोत्सव है, मैं आपको बता दूं ये मनाया आपका राजस्थान में ही जाता है। तो कब मनाया जाता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका सितंबर, अक्टूबर, बी आपका नवंबर, सी आपका जून और डी आपका अप्रैल। तो जिन लोगों को पता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका राइट आंसर, बाकी मैं आपको बता ही सकती हूँ। देखो जो मेवाड़ महोत्सव होता है वो मनाया जाता है आपका अप्रैल में। अप्रैल में मनाया जाता है, बसंत ऋतु के टाइम पर इसको मनाया जाता है मेवाड़ महोत्सव। उसके अलावा जो है आपका, उसके अलावा जो आपका सितंबर अक्टूबर में जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है मारवाड़, मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। और आपका जो नवंबर में है, नवंबर में आपका पुष्कर महोत्सव जो होता है ना, पुष्कर मेला, वो मनाया जाता है। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं बस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 यानी कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होती है ईवीएस की, उसमें कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि जो बच्चों की क्रिएटिविटी है जो उन्होंने पहले से सीख रखा है उसको महत्व देना चाहिए क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, यानी कि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है इसलिए उन्हें महत्व देना चाहिए। बी है अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, यानी कि जो बच्चा अपनी बात को जब रखता है तो उसमें क्या है, उसमें स्किल्स डेवलप होती है क्योंकि वो क्या करता है टीचर के सामने बात रखने के लिए अपने आप को प्रसन्न रहता है। तो ये बात होनी चाहिए, इस बात पे महत्व देना चाहिए। सी है विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। देखो, अगर बच्चा अनुभवी है तो वो क्या करेगा, अपने अनुभवों से जोड़कर सीखने की कला को जान जाएगा। जैसे कि मान लो आप ईवीएस के बारे में बच्चों को पढ़ाना जानते हो, जैसे आप बच्चों से कहो कि बेटा आपको क्या है, आपके आसपास जो डेंगू मलेरिया फैल रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो उसने अपने घर पर देखा होगा कि उसके घर पर मच्छरदानी लगाई जाती है ना, मच्छरदानी लगाई जाती है और जो गंदे गड्ढे होते हैं उन्हें दाब दिया जाता है, गंदा पानी नहीं रखा जाता है, तो बच्चा क्या करेगा, तो वो यही बोलेगा हाँ टीचर जी कि हमारे घर पर भी क्या है मच्छरदानी लगा के सोते हैं ताकि डेंगू और मलेरिया ना फैले गंदे मच्छरों से, और जो गंदा पानी होता है उस पर भी मिट्टी डाल दी जाती है। तो जब बच्चों के अनुभव में है तो उसको आपने जोड़ दिया उसकी पढ़ाई से, जब आपने उसकी पढ़ाई से जोड़ दिया तो वो क्या करेगा, उसे बढ़ावा मिलेगा तो उसके जो अनुभव है उसका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या सी राइट आंसर होना चाहिए? लग तो बिल्कुल करेक्ट यही रहा है, फिर भी हम क्या है चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। देखो, चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है। सी है, सी बता दिया, डी पढ़ लेते। डी लिखा है इससे बच्चों में कौशल का विकास होता है। देखो, कौशल का तो विकास होता है और बच्चों के लिए, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट आंसर है वो आपको बताना है। इसका बेस्ट आंसर है आपका सी। जब विषय को यानी कि आपने उसके सब्जेक्ट को उसकी जीवन लाइफ से जोड़ दिया, जो अपने जीवन प्रतिदिन वो करता है, तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीख सकता है। लेकिन कौशल का विकास करना ही सब कुछ नहीं होता। आपने कुछ बच्चों को सिखा दिया, मान लो आपने कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट में ईवीएस में उसे पढ़ना सिखा दिया, लेकिन जब वो उसके जीवन लाइफ में ही उपयोग नहीं होगा तो क्या वो बेहतरीन तरीके से सीख पाएगा? मैंने ये देखा है अधिकतर बच्चों को कंप्यूटर की क्लासेस दी जाती है, फोर्थ में थर्ड से ही पुस्तक लगा किताबें लगा दी जाती है, लेकिन कभी उन्हें कंप्यूटर लैब में लेकर नहीं जाया जाता। जब बच्चा कंप्यूटर ही नहीं देखेगा तो वो सीखेगा कैसे? उस लैब का फिर क्या फायदा? सिर्फ किताबी ज्ञान से अगर ज्ञान दिया जाता तो सारे बच्चे आज सक्सेस हो जाते। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली भी हमें बच्चों को कराना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों को अगर बच्चों के तरीके से सिखाया जाए तो बेहतर होता है। 17 में देख लेते हैं हमसे क्या पूछा गया है। 17 पढ़ लेते हैं। 17 है कि पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को प्रारंभिक स्तर पर शामिल किया जाता है। क्या है? पर्यावरण अध्ययन यानी कि जो पर्यावरण की क्लास है आपकी ईवीएस की, उसमें जो रचनात्मक आकलन होते हैं यानी कि क्रिएटिविटी होती है बच्चों के अंदर, उसको प्रारंभिक स्तर पर शामिल किया जाता है। प्रारंभिक स्तर का मतलब है प्राइमरी की कक्षा में उपयोग किया जाता है और शामिल किया जाता है। तो जो प्रारंभिक स्तर पर शामिल किया जाता है उनकी बच्चों की क्रिएटिविटी को क्यों किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देख लेते हैं अपने एक एक करके ऑप्शन को। फर्स्ट दे रखा है बच्चों के सीखने को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो उनकी रचनात्मक कला है, आकलन है, उनका अनुभव है, हम प्राइमरी में क्यों शामिल करते हैं, ताकि बच्चों में क्या है सीखने को बढ़ाने के लिए। ठीक है। बी है शिक्षण की कमियों की पहचान करने के लिए। देखो, शिक्षण की कमियों की पहचान भी कर सकते हैं जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं और वो सीख नहीं पा रहे हैं। अगर वो सीख रहे हैं तो वो रचनात्मक आकलन करेंगे, है ना, क्रिएटिविटी अपनी दिखाएंगे। लेकिन अगर हमारे पढ़ाने में कमी है तो बच्चों में ये वाली भावना नहीं देखने को मिलेगी। तो ये बात भी ठीक लग रही है। बच्चों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करने के लिए, यानी कि जो बच्चों ने सीखा है उसमें क्या कमी रह गई है, इसकी पहचान करने के लिए हम प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन में आकलन रखते हैं, है ना। आकलन का मतलब ये होता है ना, टेस्ट करके देख रहे हैं बच्चों में। तो ये बात भी ठीक है, ये पहचान भी हो सकती है। डी दे रखा उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सभी बातों को सुनने के बाद में इसका राइट आंसर तो आपका डी ही जा रहा है, क्योंकि जब आप बच्चों का प्राइमरी स्तर में आपने ईवीएस पढ़ा दिया उनको, फिर आप उनका आकलन कर रहे हो तो उनसे क्या पता चलता है कि बच्चों में सीखने को बढ़ाने के लिए
और बच्चों में क्या क्या हमारी क्या कमी रह गई बच्चों को सिखाने के लिए, इससे भी पता चल जाएगा। और बच्चों में जो सीखने में खालीपन रह गया है, जो कमी रह गई है, वो उसकी भी पहचान करने के लिए क्या करा जाता है, बच्चों को टेस्ट लिया जाता है, बच्चों को आकलन किया जाता है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 है। 18 का है पर्यावरण शिक्षण अधिगम के उद्देश्य क्या है। यानी कि जो पर्यावरण शिक्षण है, जो बच्चों को आप सिखाना चाहते हो, सिखाने का क्या उद्देश्य है, एक शिक्षक का अपने बच्चे को ईवीएस या पर्यावरण पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। अब देख लेते हैं एक एक करके ऑप्शन को। ऑप्शन है बच्चों को उनकी वास्तविक संसार से परिचित करवाना। यानी कि जो बच्चा है उसका जो वास्तविक जीवन है, यानी कि उन चीजों को जोड़ना, किताबों का ज्ञान को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए हम पर्यावरण की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बी है बच्चों में जागरूकता पैदा करना। यानी कि पर्यावरण के लिए अवेयर करने के लिए बच्चों को हम पर्यावरण की शिक्षा देते हैं, अपनी प्रकृति से प्यार करने के लिए और उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम उसे पर्यावरण की शिक्षा देते हैं। सी है सहभागिता की भावना का विकास करना। सहभागिता की भावना का मतलब है अगर आपका योगदान दिया जाता है पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए, साफ रखने के लिए, तो क्या होना चाहिए, बच्चों के अंदर ये भावना होनी चाहिए योगदान करने के लिए। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखो बातें तीनों इसमें ठीक लिखी है, कोई भी बात गलत नहीं है, इसीलिए हम पर्यावरण की शिक्षा बच्चों को देते हैं। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो 18 का राइट आंसर जाएगा आपका डी पर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। 19 में देख लेते हैं हमसे क्या पूछा गया है और एक एक करके इसको अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। 19 है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित यानी कि उपस्थित है, ये आपसे पूछा गया है। ये कुछ उद्यान दिए गए हैं, इनमें से राष्ट्रीय कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चमोली के पास है। चमोली कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में है शायद, है ना, उत्तराखंड के चमोली में स्थित है, वो कौन सा है, ये आपको इसमें राइट आंसर बताना है। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, फिर आपका ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, फिर आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डी है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखो जिसको पता है वो बता सकती हूँ, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, इसका राइट आंसर आपका डी है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल में पड़ता है। ये सबसे पुराना क्या है आपका नेशनल पार्क है, सबसे पुराना, और इसका जो पुराना नाम था वो आपका हेली नेशनल पार्क है और इसका नाम 1937 में चेंज होकर के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया था। ये आपका नैनीताल में, ये है भी आपको उत्तराखंड में, लेकिन चमोली जिले में जो है वो आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। ग्रेट हिमालय आपका हिमाचल में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका यूपी में पड़ता है, यूपी के आपके सॉरी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में इसको आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो मैंने आपको चारों के बारे में बता दिया। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, चमोली के निकट स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे ईवीएस में पूछे जा सकते हैं, ये मत सोचना देखो अब जो लेवल आ रहा है ना पेपरों का, बिल्कुल हटकर आ रहा है, तो इस बात को तो आप भूल जाओ कि पहले लेवल की तरह से आप तैयारी करोगे। अब आपको अपर तैयारी करनी है और बेस्ट तैयारी करनी है अपनी। तो 20 में देख लेते हैं हम क्या है, ये हमारा लास्ट होगा क्वेश्चन, है ना, हाँ लास्ट ही है। तेलंगाना के निकटवर्ती राज्य, यानी कि जो तेलंगाना हमारा राज्य है भारत का, उसके आसपास के कौन कौन से राज्य, ये आपको बताना है। देखो पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट में लिखा है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश। बी है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। डी में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा। जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, जिसको नहीं पता अब मैं उनको बता देती हूँ इसका राइट आंसर कैसे ढूंढा जाएगा। देखो आपको थोड़ा सा मैप की जानकारी होनी चाहिए। ये रहा आपका भारत का मैप। हमें किसके बारे में जानना है, हमें जानना है आपके तेलंगाना के बारे में। ये रहा आपका तेलंगाना। अब देख लो इसके आसपास कौन कौन है, कौन कौन है, देखो महाराष्ट्र, कर्नाटक है, सबसे पास में इसके आंध्र प्रदेश, तीन तो ये हो गए, उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है।
है ना। उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, यही तो है, और कोई तो नहीं, बाकी तो सारे इसके दूर ही है। महाराष्ट्र करीब है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जो तीनों में अगर ये मिल जाएगा तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। देख लेते हैं किस में है ये, जिस ऑप्शन में ही होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। देखो गुजरात नहीं है, गुजरात आपका बहुत उधर पहुंच गया, पश्चिमी में पहुंच गया, ये तो होगा नहीं। बी आपका केरल, तमिलनाडु, केरल की तो जिक्र ही नहीं था, केरल तो बहुत दूर है, केरल तो बहुत दूर है। हाँ छत्तीसगढ़ उसके आसपास है, लेकिन केरल नहीं है, केरल तमिलनाडु नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सी पढ़ लेते हैं, कर्नाटक, हाँ कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी मैंने पढ़ा था अभी आपको, छत्तीसगढ़ था हाँ थोड़ा दूर ही था, और आंध्र प्रदेश। देखो ये चारों थे, मैंने आपको अभी दिखाए थे, है ना, मैंने आपको मैप में दिखाए थे यही चारों। कर्नाटक बहुत करीब है, महाराष्ट्र बहुत ही ज्यादा करीब है, और आंध्र प्रदेश भी करीब है, और छत्तीसगढ़। ठीक है। और फिर देख ले डी में क्या दे रखा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, देखो गोवा, गोवा तो है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है इसके करीब में, मैंने आपको मैप में दिखाया है, तो ये तो होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, सी हो जाएगा। 20 का सी आंसर, यानी कि जो तेलंगाना राज्य है उसका आस पास पास कौन से हैं, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। किसी को तेलंगाना की कैपिटल पता है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे देख ली होगी अभी मैंने जब तेलंगाना निकाला था तो, है ना, जब मैंने निकाला था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में देती हूँ कि तेलंगाना की कैपिटल क्या है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देख लेते हैं कहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन थे हाँ। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बस आपसे यही सपोर्ट रहेगा मेरा मेरा मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगी, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी क्लासेस नहीं देखी हो तो सारी क्लासेस आप जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।